गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 8th क्लास का सामाजिक विज्ञान का 4th लेक्चर करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज हम इसका सेकंड लेक्चर करेंगे। सेकंड लेक्चर क्या है, नहीं सेकंड लेसन क्या है? भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। स्टूडेंट्स, हमने लेक्चर 3rd में क्या डिस्कस किया था? भूमि संसाधन के बारे में, कि भूमि संसाधन क्या होता है, इसके क्या उपयोग होते हैं, किस तरह से इसका संरक्षण किया जा सकता है। उसी तरह से आज हम क्या करेंगे, मृदा संसाधन के बारे में, कि मृदा क्या होती है, कैसे बनती है, मृदा संसाधन क्या है, ये सब। देखिए, मृदा की पृथ्वी के ऊपर दानेदार कणों के आवरण की जो पतली परत है उसको हम क्या कहते हैं? मृदा या मिट्टी। इनकी धरातल जिस पे हम रहते हैं उसके ऊपर दानेदार कणों का जो आवरण है उसकी जो पतली परत है उसको हम क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। धरातल मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं, यानी कि किस प्रकार का धरातल है उसी प्रकार की मृदा बनेगी। जैसे पर्वतीय धरातल है तो पर्वतीय मृदा बनेगी। अगर धरातल समतल है तो जलोढ़ मृदा, काली मृदा, इस तरह की मिट्टियों का निर्माण होगा। तो धरातल जो मृदा है उसको काफी हद तक निर्धारित करता है। केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। कि मिट्टी की एक जो पतली सी परत है उसको बनाने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। मृदा का ह्रास होने में समय नहीं लगता, लेकिन मृदा को बनाने में काफी समय लग जाता है। मृदा का निर्माण करने वाले जो पदार्थ हैं कौन कौन से हैं? चट्टानों से प्राप्त खनिज। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों से होता है, जैव पदार्थों से और भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। ये सारे मिलकर क्या करते हैं? मिट्टी का निर्माण करते हैं। मृदा अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है, यानी कि मिट्टी किससे बनती है? अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। अब देखिए, अपक्षय क्या होता है? अपक्षय की प्रक्रिया है क्या? कि जब तापमान, पाला, प्राणियों, रासायनिक क्रियाओं और मनुष्य की क्रियाओं द्वारा सेलों के टूटने को अपक्षय कहते हैं। कि तापमान की वजह से या फिर पाले की वजह से या फिर प्राणियों की वजह से या कोई रासायनिक क्रिया की वजह से या मनुष्य की वजह से, यानी कि ये कोई भी कारण हो सकता है। अगर इनसे सेलें टूटती हैं, चट्टानें टूटती हैं, तो किसका निर्माण होता है? मृदा का निर्माण होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। उसके बाद है मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका क्या है? कि जो मृदा है उसकी प्रोसेस क्या है, यानी कि उसके कौन कौन से जो प्रकार। सबसे पहले है जनक चट्टानें। जनक चट्टान, इसको हम आधारी चट्टान भी बोल सकते हैं। ये मृदा का आधार है। इनकी सबसे नीचे जो चट्टान होती है सबसे पहले टूटती है। जो ये जनक चट्टान है, जो चट्टान है, इसकी टूट फूट होती है किसकी वजह से? अपक्षय की वजह से। कि जनक चट्टान या तो तापमान की वजह से टूटती है, या पाले की वजह से, या प्राणियों या रासायनिक क्रियाओं या मनुष्य, इनमें से किसी भी कारण से जो जनक चट्टान है वो टूटने लग जाती है। अब जो जनक चट्टान टूटेगी तो इससे क्या बनेगा? मलबा बनेगा। अपक्षयित चट्टानी पदार्थ, यानी टूटा फूटा हुआ। अपक्षयित का मतलब अपक्षय की वजह से टूटा हुआ, चट्टानी का मतलब चट्टानों के टूटने से, यानी कि कंकड़, पत्थर, रेत, मिट्टी, इस तरह अपक्षयित जो चट्टानी पदार्थ बनेगा। चट्टान टूटी तो क्या बन गया? अवसाद बन गया, और अपक्षयित चट्टानी पदार्थ बन गया। अब ये अवसाद क्या है? बालू, गाद, कले के साथ उपमृदा। कि जो ये अवसाद है जो अपक्षय से टूटा था, ये जल और हवा के इस तरह के उठने से एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला गया, और इसे क्या बन गया? इस अवसाद में बालू भी है, कहीं इनकी बालू भी है, कहीं रेत भी है, कहीं गाद। गाद क्या होती है? चिकनी मिट्टी, कले। तो इस तरह की मृदा बन गई। अब इस मृदा में क्या हो गया? हिमसेम वनस्पति मिलने से ऊपरी मृदा। अब ये बालू, गाद, जो कले है, इसमें किसका निर्माण हो गया? हिम्स और वनस्पति। हिम्स क्या होता है? गले सड़े जो पत्ते होते हैं उनके जो अंश होते हैं उनको हिम्स कहते हैं। गले सड़े पत्ते और जीव जंतुओं के जो अवशेष होते हैं, जैसे मृत जीव जंतु हैं उनके अवशेष, या फिर पेड़ पौधों के जो पत्ते गल सड़ जाते हैं वो अगर मिट्टी में मिल जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? हिम्स कहते हैं। तो जो हिम्स और इनके मिलने से सबसे ऊपरी परत बनती है जो हम फसलों के लिए, कृषि के लिए प्रयोग करते हैं मिट्टी को। देखो, 4 स्टेप्स हैं इसकी। सबसे पहले क्या है? जनक चट्टानें हैं। इन चट्टानों के टूटने से क्या बना? अपक्षयित चट्टानी पदार्थ, यानी कि अवसाद बन गया। इसमें क्या है? कहीं बालू है, कहीं चिकनी मिट्टी है, कले, गाद है, ये सब
अब बालू गाद कले इसमें किसका मिक्सअप हो गया, क्या मिल गया इसमें, ह्यूम्स। ह्यूम्स क्या होते हैं, गले सड़े पत्ते और मृत जीवों के अवशेष। और वनस्पति मिलने से ऊपरी जो मृदा है उसका निर्माण हुआ है। ह्यूम्स के मिलने से ही जो मिट्टी है वो उपजाऊ बनती है। जिस मिट्टी में ह्यूम्स की मात्रा ज्यादा होगी वो ज्यादा उपजाऊ होगी, और जिसमें कम मात्रा होगी वो कम उपजाऊ होगी। उसके बाद है मृदा को प्रभावित करने वाले कारक। अब मिट्टी को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, जनक सेल। जनक सेल जैसे हमने अभी पढ़ा था आधारी सेल, भी जनक सेल जैसी होगी, यानी कि जैसी चट्टान टूटेगी वैसे ही मिट्टी बनेगी, कि वो जो चट्टान टूटी है वो आग्नेय है या अवसादी है या कायांतरित है, कौन सी चट्टान है वो टूटी है, उसी तरह की मृदा का निर्माण होगा। फिर स्थलाकृति, कि जहाँ पे जो चट्टान है वो स्थलाकृति, इनकी धरातल है कैसा, पर्वतीय है, पठारी है या फिर मैदानी है। उसके बाद है जलवायु। जलवायु कैसी है, गर्म जलवायु वाला क्षेत्र है या फिर शीत जलवायु वाला क्षेत्र है या शीतोष्ण जलवायु वाला क्षेत्र है। फिर वनस्पति, कि जिस क्षेत्र में मृदा का निर्माण होता है उसमें वनस्पति का आवरण अधिक है या फिर कम। अगर वनस्पति का आवरण अधिक है तो मृदा उपजाऊ बनेगी, क्योंकि गले सड़े पत्तों का अंश अधिक होगा। अगर वनस्पति नहीं है तो मृदा कम उपजाऊ होगी। इस तरह से उच्चावच, कि जिस क्षेत्र में मृदा का निर्माण हो रहा है उसका उच्चावच कैसा है, वो क्षेत्र पर्वतीय है, पठारी है या फिर मैदानी है। तो ये वो कारक हैं, जनक सेल, स्थलाकृति, जलवायु, वनस्पति और उच्चावच, जो मृदा को प्रभावित करते हैं। उसके बाद है मृदा निम्नीकरण, कि जो मिट्टी है उसका निम्नीकरण कैसे होता है, उसका ह्रास कैसे होता है। कि मृदा अपर्दन और ह्रास ये मृदा संसाधन के लिए मुख्य खतरे हैं। कि मृदा का जो अपर्दन होना, अपर्दन क्या होता है, मिट्टी और जल के साथ हवा और जल के साथ मृदा का बहकर या उड़कर चले जाना, ये क्या कहलाता है, मृदा अपर्दन। जब जल के साथ मृदा कट के चली जाती है या हवा के साथ उड़ के चली जाती है तो उसे हम मृदा का अपर्दन कहते हैं। तो मृदा अपर्दन है वो मृदा संसाधन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मृदा अपर्दन मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से होता है। और जो कारक मृदा को निम्नीकरण के लिए, मृदा के ह्रास के लिए उत्तरदायी है वे कौन कौन से हैं। वनोन्मूलन। वनोन्मूलन क्या है, वनों का अत्यधिक कटाव। सेकंड क्या है, अतिचारण, कि पशुओं को खुला छोड़ के चराना या अति चराई। थर्ड क्या है, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग, यानी कि अधिक से अधिक कीटनाशकों का प्रयोग करना। फोर्थ क्या है, भूस्खलन, कि बहुत सारा मलबा है इकट्ठा ऊपर से नीचे की ओर ढह जाना। भूस्खलन से भी मिट्टी के पोषक तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं। फिर वर्षा दोहन। वर्षा दोहन यानी कि वर्षा की वजह से, जैसे हमने फसल उगा रखी है और वर्षा की वजह से फसलों के बीच में कटाव जो पड़ जाता है, फसलों के जो बीच की जो मिट्टी है वो हट के कट के चली जाती है, वर्षा दोहन। फिर बाढ़, कि किसी क्षेत्र में जल का अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाना क्या कहलाता है, बाढ़। अधिक वर्षा की तरफ से अगर बाढ़ आ जाएगी तो बाढ़ क्या करेगी, मिट्टी को बहा ले जाएगी, मिट्टी के पोषक तत्व तो उसके साथ बह के चले जाएंगे। एक बार फिर देखिए मृदा निम्नीकरण के कारण, वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, भूस्खलन, वर्षा दोहन और बाढ़। उसके बाद है मृदा संरक्षण की विधियां, कि मृदा को बचाने के लिए कौन कौन सी जो विधियां हैं उनका प्रयोग किया जाए। अब सबसे पहले है मल्च बनाना। मल्च बनाना क्या होता है, कि पौधों के बीच की अनावृत भूमि जैव पदार्थों से ढक दी जाती है। इससे मृदा की उर्वरता है वो, आर्द्रता है वो बनी रहती है। जैसे पौधे हैं, हमने फसल उगा रखी है और इनके बीच की जो जगह है, पौधों के जो बीच की जो जगह है, अगर हम इसको जैव पदार्थ यानी कि किसी खाद से या किसी भी जैव पदार्थ से अगर हम इसको ढक देते हैं तो जो पौधे की जो नमी है वो बनी रहती है। जैसे गोबर है, गोबर की खाद है वो क्या है, एक जैविक खाद है। इस तरह से अगर उससे ढक दिया जाता है बीज की तो मृदा की उर्वरता भी बनी रहेगी और मृदा की जो नमी है वो भी बनी रहेगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, मल्च बनाना। सेकंड है वेदिका फार्म, कि जिन क्षेत्रों में भूमि के ढाल खड़े होते हैं उनमें ढाल को सपाट करके फसल उगाने के लिए अलग से फार्म बनाए जाते हैं। एक तो देखो इस तरह से समतल भूमि होती है और एक इस तरह से ढालू भूमि होती है। अगर भूमि ढालू है तो इसके ऊपर अगर हम फसल उगाएंगे तो पानी के साथ सारे पोषक तत्व क्या हो जाएंगे, नीचे की ओर आ जाएंगे। वेदिका फार्म क्या है कि इस तरह के अगर ढालू क्षेत्र हैं तो इसमें भूमि को सपाट करके अलग से फार्म बनाए जाते हैं फसलों को उगाने के लिए, ताकि मृदा का अपर्दन
कम हो। फिर समोच्च रेखीय जुताई, यदि ढाल खड़ा है इसी तरह से अर्थात पहाड़ी है तो जुताई समोच्च रेखाओं के समानांतर करनी चाहिए। देखो अगर ढाल इस तरह से है तो अगर हम इस तरह से इसकी जुताई कर रहे हैं तो मृदा अपरदन है वो कम हो पाएगा, क्योंकि अगर हम इसी तरह से करेंगे तो ये ऊपर से नीचे की ओर मृदा क्या हो जाएगी, जल के साथ फिसलकर नीचे की ओर आ जाएगी। तो जैसा ढाल है उसी के अनुरूप जुताई करने से भी मृदा अपरदन है वो कम हो जाता है। उसके बाद है रक्षक मेखलाएं, कि तटीय प्रदेशों एवं शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रोकने के लिए वृक्षों को कतारों में लगाया जाता है। कि तटीय प्रदेश कौन से होते हैं, या तो समुद्रों के पास वाले क्षेत्र होते हैं वो, या शुष्क मरुस्थलीय जो क्षेत्र होते हैं वो, उनमें हवा की गति, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में शुष्क प्रदेशों में हवा की जो स्पीड होती है वो अधिक होती है, तो हवा की गति को रोकने के लिए कतारों में, कतारें होती हैं पंक्ति लाइनों में पेड़ों को लगाया जाता है, जिससे ताकि मृदा है उसका, मृदा के आवरण को बचाया जा सके, मिट्टी का जो अपरदन है वो ना हो। उसके बाद है समोच्च रेखीय रोधिकाएं, कि समोच्च रेखाओं पर अवरोध बनाने के लिए, जैसे समोच्च रेखाएं हैं हमने जैसे भी जुताई की है, उसके आगे अवरोध बनाने के लिए हम पत्थरों का, घास का, मृदा का इसका उपयोग कर सकते हैं, ताकि जो है मिट्टी है उसका कटाव ना हो। जहाँ पे भी कटाव हो रहा है वहां हम पत्थरों, घास इनका प्रयोग करके मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। उसके बाद है चट्टानी बांध या चट्टान बांध, जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं, कि जहाँ पे तेज गति से जल बह रहा होता है, नदियों इत्यादि पर भी बांध बनाए जाते हैं। बांध बनाने का उद्देश्य क्या होता है, ताकि अगर जल तेज गति से प्रवाह हो रहा है तो उसकी स्पीड को कम किया जाए और मृदा की क्षति भी नहीं होती है, क्योंकि तेज गति से जल बहेगा तो मृदा अपरदन है वो अधिक होगा। उसके बाद है अतिचारण पर रोक, कि पशुओं को खुले में छोड़कर चराने पर रोक लगाने से भी मृदा अपरदित होने से बच जाती है। अगर हम पशुओं को खुले में छोड़कर चराते हैं तो उनके खुरों से जो मिट्टी है वो ढीली हो जाती है और बाद में वो जल या वायु के साथ उड़ जाती है और अपरदित हो जाती है। और अगर हम अतिचारण पर रोक लगाएंगे, पशुओं के लिए अलग से चारागाह बनाएंगे तो मृदा अपरदन होने से बच जाएगी, अपरदित होने से। उसके बाद है भारत में पाई जाने वाली मिट्टियाँ, कि भारत में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय और पर्वतीय। भारत में 6 प्रकार की मिट्टी है वो पाई जाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज हमने क्या किया, मृदा संसाधन क्या होता है, इसके निम्नीकरण किस तरह से होता है, किस तरह से इसको बचाया जा सकता है। इसके साथ ही आपको होमवर्क दिया जा रहा है जो आपको नोटबुक में नोट करना है और लर्न भी करना है, जो हमने आज किया है उसी में से। फर्स्ट क्या है क्वेश्चन, मृदा किसे कहते हैं। सेकंड है मृदा को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से हैं, जो हमने अभी एक्सप्लेन किए थे। थर्ड है अपक्षय किसे कहते हैं। फोर्थ है मृदा निम्नीकरण है वो किन कारणों से होता है। और फिफ्थ है मृदा संरक्षण के उपाय बताइए, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, अर्थात मृदा संरक्षण के लिए कौन कौन सी विधियों का प्रयोग होता है। ये 5 क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में राइट भी करने हैं और लर्न भी। थैंक यू स्टूडेंट्स।